प्रधान जी, मेरा एक ही शरीर है। आप रूनी से मुझे कितनी बार मरवाना चाहते हो? पेट से रहने वाली लड़की का मैं क्या करूंगा? अमरेंद्र ने प्रधान जी से खूबसूरत लड़की की बात सुनी तो पहले तो वो खुश हो गया, लेकिन जैसे ही उसने उस लड़की के पेट से होने की बात सुनी वैसे ही वो गुस्से से घूरकर प्रधान को देखने लगा। अमरेंद्र, मैं तो उसके बारे में इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो सच में भला की खूबसूरत है। पिछली बार तो मैंने उसे अपने इलाके के नए एसपी के पास भेजा था। वो कमला सच में कमाल की है अमरेंद्र। प्रधान जी, ये कमला वमला को गोली मारिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे एकदम ताजा तरीन लड़की चाहिए, ऐसी ताजा तरीन जिसे देखकर रूनी न सिर्फ मुझे बल्कि आपको भी बख्श दे प्रधान जी। वरना अगर मैं मर गया तो आपकी प्रधानगी यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। प्रधान जी चलिए, अब बोलिए, हो जाएगा ना काम? मैं कोशिश करूंगा अमरेंद्र। कोशिश नहीं, कोशिश से काम नहीं चलेगा प्रधान जी। इस बार मुझे नाकामी नहीं चाहिए, इस बार मुझे लड़की चाहिए, मतलब चाहिए। अमरेंद्र की जिद भरी बातें सुन प्रधान की सांसें तेज हो गई थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। अमरेंद्र अभी भी बार बार अपने ठंडे और कठोर लहजे से प्रधान पर दबाव बनाने की कोशिश किए जा रहा था। इधर बार बार अमरेंद्र की धमकी देने पर प्रधान आखिरकार हाँ में सिर हिलाने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर ना की हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। ठीक है अमरेंद्र, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, पर क्या प्रधान जी? प्रधान के चेहरे पर परेशानी की लकीरें जरूर थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। अमरेंद्र की धमकी को सुनने के बाद ही वो समझ चुका था कि उसे अमरेंद्र को हाँ कहना ही पड़ेगा, लेकिन अमरेंद्र के लिए वो सब कुछ मुफ्त में नहीं करने वाला था। अमरेंद्र के सामने उसने भी बड़ी चालाकी से अपनी चाल चल दी थी। अमरेंद्र बाबू, मैं मानता हूँ कि तुम्हें रूनी ने धमकी दी होगी, लेकिन अगर तुम उसे खूबसूरत लड़की पहुंचाओगे तो वो तुम्हें इसका मेहनताना भी देगा। देगा। अमरेंद्र, मैं तुम्हारा काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। देखो, मैं इतना बड़ा जोखिम भी उठा रहा हूँ, तो अमरेंद्र बाबू जरा मेरी भी जेब का ख्याल रखो यार। इस बार गांव की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें दिलाने के लिए मुझे थोड़ा मेहनताना चाहिए, और वो भी 5 लाख। प्रधान की बात पर अमरेंद्र कुछ सेकंड के लिए शांत रहा, लेकिन फिर उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। ठीक है प्रधान जी, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको आपके 5 लाख मिल जाएंगे, बस काम सही तरीके से होना चाहिए। अमरेंद्र की बात पर प्रधान ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिला लिया। अमरेंद्र बाबू, चलो, बहुत हो गई काम की बातें, अब चलो आओ मेरे साथ, खाना खा लेते हैं। प्रधान जी, आप जानते हैं ना, खाने के साथ मुझे वो लाल वाला पानी भी चाहिए। अरे अमरेंद्र बाबू, लाल वाला पानी भी मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, शाम में। प्रधान ने अमरेंद्र की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अमरेंद्र के लिए न सिर्फ अच्छे अच्छे पकवान बनवाए, बल्कि उसकी हर तरह से खातिरदारी भी की, और शाम होते ही वो अमरेंद्र को लेकर देसी ठेके पर भी चला गया। देसी ठेके पर अमरेंद्र ने जी भरकर दारू पी और वो दोनों अंधेरा होने से पहले गांव के लिए निकल पड़े। देसी ठेके से लौटते वक्त अमरेंद्र को खेतों में काम करके वापस लौट रही महिलाएं दिख रही थी, और अमरेंद्र उन औरतों और लड़कियों को अपनी गंदी नजरों से बुरी तरह से देख रहा था। ये क्या प्रधान जी, आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे गांव में लड़कियों की भारी कमी है, लेकिन देखो यहाँ तो लड़कियों का भंडार लगा हुआ है। अमरेंद्र, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है, तभी तो तुम्हें खेतों में काम करने वाली लड़कियां भी खूबसूरत लग रही हैं। क्या ये खेतों में काम करने वाली लड़कियां? हालांकि प्रधान ने भी शराब पी थी, लेकिन अमरेंद्र की तरह उसे नशा नहीं चढ़ा था। प्रधान अमरेंद्र को समझाते हुए उसे अपने घर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी अचानक अमरेंद्र की नजर जैसे ही सामने से आ रही कुसुम पर पड़ी, वैसे ही उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और वो वहीं का वहीं खड़ा हो गया।
ये खेतों में काम करने वाली नहीं लग रही। अमरेंद्र कुसुम को घूर घूर कर देख रहा था, जबकि कुसुम, जो इस बात से पूरी तरह अनजान थी, गांव की पगडंडी पर सिर झुकाए हुए चुपचाप चल रही थी। प्रधान जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताओ न जरा, ये लड़की तो बेजोड़ है ना? मन तो कर रहा है तो 5 लाख न देकर इसे ही अपने साथ ले जाऊं। तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ अमरेंद्र, लेकिन 5 लाख में जो मैं तुम्हें दिखाने वाला था वो इससे भी बेजोड़ है। इससे भी बेजोड़? हाँ, ठीक है, तो लेकर जाऊंगा उसे ही। अब लेकिन मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। इसको भी नहीं छोड़ोगे? मतलब? अमरेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रधान ने जब अमरेंद्र की आंखों में देखा तो अमरेंद्र की आंखों में हवस देखकर उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। अमरेंद्र अपनी बुरी नजर से कुसुम को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। कुसुम के चेहरे से झलकती मासूमियत और भोलापन अमरेंद्र को बहुत ही आकर्षित कर रहा था। इधर कुसुम अभी भी अमरेंद्र की मौजूदगी से अनजान थी। वो बस अपनी ही धुन में चले जा रही थी। लेकिन तभी बगल से अपने सिर पर बोझा लिए जा रही एक और औरत की आवाज सुनकर वो चौंक गई। कुसुम, आगे मत जा। उस औरत की बात सुनकर कुसुम ने अचानक अपनी नजर ऊपर की और जैसे ही उसने अमरेंद्र को अपनी ओर घूरते देखा, उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। हे भगवान, ये क्या? ये तो मेरी ओर ही देखे जा रहा है। कुसुम अमरेंद्र की बुरी नजरों को देखकर अचानक से सावधान हो गई। उसने तुरंत ही अपनी चाल तेज कर दी। उसके दिल में इस बात का डर समा चुका था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अरे नहीं, मैं और आगे नहीं जा सकती। मुझे जल्दी से घर लौटना होगा। इतना कहती हुई कुसुम ने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से घर की ओर वापस लौटने का फैसला कर लिया। वो तुरंत ही तेज कदमों से गांव की ओर जाने लगी। उसकी सांसें अचानक से तेज हो गई थी। इधर अमरेंद्र ने जब कुसुम को घर की ओर बढ़ते देखा तो उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। कुसुम को अपने घर की ओर बढ़ते देख उसने भी प्रधान के घर जाने का इरादा छोड़ दिया और कुसुम के पीछे ही जाने लगा। अमरेंद्र की नजरें कुसुम के शरीर पर टिकी हुई थी। वो उसके पीछे ऐसे जा रहा था जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि आज वो कुसुम को बर्बाद करके ही रहेगा। यही लड़की चाहिए मुझे। प्रधान जी अगर वो जाके पीछे हो संभाल लेना, समझ गए ना? इतना कहते हुए अमरेंद्र ने अचानक से अपने कदम तेज कर दिए। वो कुसुम की तेज चाल से भी ज्यादा तेज चल रहा था और जल्दी ही कुसुम और अमरेंद्र के बीच की दूरी एकदम कम हो गई। इधर पतली सी पगडंडी होने की वजह से कुसुम उस पर दौड़ भी नहीं पा रही थी, जबकि अमरेंद्र अब एकदम उसके पास आ गया था। आज तो इस जवान तितली को मैं मसल कर रख दूंगा। क्या करूं? भाग कुसुम, भाग। कुसुम घबराई हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसने जैसे ही शराब के नशे में धुत अमरेंद्र को एकदम अपने नजदीक देखा, वैसे ही उसकी सांसें तेज हो गई। उसका सिर पसीने से भरने लगा। क्या रे तितली, कहाँ जा रही है रे तू? कुसुम अमरेंद्र की आंखों में मौजूद हवस को साफ देख रही थी। वो अमरेंद्र के गंदे इरादे उसके चेहरे को देखने के बाद ही समझ गई थी। नहीं, मैं इसके हाथ नहीं आ सकती। अगर मैं इसके हाथ लगी तो ये मुझे बर्बाद कर देगा। नहीं। अमरेंद्र के इरादों के बारे में सोचकर ही कुसुम सिहर उठी थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर अचानक अमरेंद्र को एक जोर का धक्का दे दिया। अरे जन्नूम जा रही हूँ, जाओगे? कुसुम का धक्का इतना जोर का था कि शराब के नशे में धुत अमरेंद्र पगडंडी से सीधा खेतों में जा गिरा। इधर अमरेंद्र को धक्का देने के साथ ही कुसुम वहां से सिर पर पैर रखकर भागने लगी। कुसुम की सांसें तेज थीं। वो जानती थी कि अगर वो अमरेंद्र के हाथ लग गई तो वो कहीं की नहीं रहेगी। इसलिए उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा अपने घर के अंदर जाती हुई दरवाजे को झटके से बंद कर लिया। उसकी आंखों में अभी भी डर और घबराहट के भाव थे और वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। हे भगवान, शुक्र है मैं बच गई।
मुझे इसके बारे में सबको बताना होगा, लेकिन मैं आखिर ये बताऊं किसको? अगर मैंने किसी को बताया तो वो प्रधान मुझे जान से मरवा देगा। वो प्रधान भी तो उस अमरेंद्र के साथ था। कुसुम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जानती थी कि अगर उसने किसी को प्रधान और अमरेंद्र के बारे में बताया तो वो भी मार दी जाएगी, और अगर उसने किसी को कुछ नहीं बताया तो अमरेंद्र दोबारा मौका मिलते ही उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। कुसुम एक अजीब सी असमंजस में फंस गई थी, जहां वो चाहे जो भी फैसला ले भुगतना उसे ही पड़ेगा। दूसरी ओर अमरेंद्र के खेत में गिरने के बाद प्रधान हड़बड़ाते हुए उसके पास आया और उसे खेतों से उठाकर सीधा अपने घर ले गया। खेतों में गिरने के बाद भी अमरेंद्र का नशा नहीं उतरा था। उसके चेहरे पर अभी भी हवस की लकीरें साफ दिख रही थी। प्रधान जी, मैं तुम्हें 5 लाख नहीं 10 लाख दूंगा। लेकिन तुम बस मुझे बस ये छमियां दिलवाओ। देख कितना तेज भागी थी, इसके अंदर जवानी कूट कूट कर भरी पड़ी है। सब दिलवाऊंगा अमरेंद्र, सब दिलवाऊंगा। पहले तू ये कीचड़ साफ कर ले और जल्दी से बिस्तर पर जा। कल जब तेरा नशा उतरेगा तो मैं तुझे सब दिला दूंगा। शराब के नशे में धुत अमरेंद्र खुद में बड़बड़ाते हुए सो गया। अमरेंद्र को गांव में आए हुए 1 दिन हो चुका था, जबकि यति गांव में अमरेंद्र की मौजूदगी से पूरी तरह से अनजान थी। भैरव को खेतों पर भेजने के बाद यति घर में अकेली थी और बिना किसी घूंघट के ही बरामदे में बैठी हुई चिड़ियों की चहचहाहट सुन रही थी। बरामदे में बैठी यति अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। वो भैरव के साथ हुई उस रात की बात के बारे में सोच रही थी। जब भैरव ने उसे गांव छोड़ जाने को कहा था, वो अभी भी उस उलझन में थी कि कहीं भैरव की बात काटकर उसने कुछ गलत तो नहीं किया। वो खुद में सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसने जैसे ही सामने तेज कदमों से आती कुसुम को देखा, वैसे ही वो चौंक गई। ये क्या? आज कुसुम अपने चेहरे को डाकुओं की तरह ढककर क्यों आ रही है? और ये इतनी तेज क्यों चल रही है? दरअसल कल जब से कुसुम अमरेंद्र के चंगुल से बची थी, तब से ही वो हद से ज्यादा सतर्क थी। वो अभी भी चेहरा ढककर इसीलिए आ रही थी ताकि कोई उसे देखकर पहचान न ले। उसने यति के पास पहुंचते ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर घर के अंदर जाने लगी। जी, अंदर आइए, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कुसुम ने यति को कुछ भी पूछने का मौका ही नहीं दिया था। वो बस यति को लेकर जल्दी से अंदर आई और फिर एक झटके में ही दरवाजा बंद कर अपने चेहरे से ओढ़नी हटाकर यति को देखने लगी। जी, मुसीबत आन पड़ी है गांव पर। यति ने देखा कि कुसुम की आंखों में घबराहट और डर के भाव साफ झलक रहे थे, और कुसुम के बोलने के तरीके से ही वो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ कुसुम? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जी, अमरेंद्र फिर से गांव में आ गया है और कल रात को वो मेरे पीछे भी पड़ गया था। क्या? कुसुम तुम ठीक तो हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कैसे उस अमरेंद्र के चंगुल से बची ये तो मैं ही जानती हूँ। तुम मेरे सामने खड़ी हो, बस यही मेरे लिए बहुत है। जी, मैं ठीक हूँ। दरअसल खतरा अभी टला नहीं है। अमरेंद्र बहुत खतरनाक है और मैं जानती हूँ इस बार वो किसी न किसी लड़की को गांव से लेकर ही जाएगा। कुसुम की घबराई हुई आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसकी बातें सुनकर यति के चेहरे पर भी चिंता के भाव उभर आए। उसे समझ में आने लगा था कि गांव में एक नई अमरेंद्र नाम की एक ऐसी मुसीबत मंडरा रही है जिसका इस बार सामना करना ही पड़ेगा। अमरेंद्र का वापस आना और कुसुम के साथ ये सब होना यति को परेशान करने के लिए काफी था। कुसुम, पिछली बार हमने पुलिस की मदद ली थी। जानते हो कुसुम, उस प्रधान ने पूरे गांव के लोगों के दस्तखत लिए थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर पुलिस वालों को वो चिट्ठी किसने दी थी। हाँ जी, मुझे याद है। वैसे भी हमें इस बार भी पुलिस वालों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर पुलिस वाले प्रधान को पकड़ भी लें तो भी वो 2 दिन में वापस लौट आएगा। और जी, कल शाम जो मेरे साथ हुआ उसके बाद तो मुझे और ज्यादा डर सता रहा है कि कहीं उसका अगला निशाना मैं ही ना हो जाऊं। यति की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। वो जानती थी कि अगर अमरेंद्र उसके करीबी कुसुम तक पहुंच गया है तो वो किसी भी तरह उस तक भी पहुंच सकता है। वो सोचने लगी कि आखिर अब क्या किया जाए। मन ही मन वो भैरव के बारे में भी सोच रही थी। उसे पता था कि अमरेंद्र जितना खतरनाक इंसान है उसके लिए भैरव का उसका साथ होना बहुत जरूरी है। वो जानती थी कि भैरव के बिना वो किसी भी हाल में अमरेंद्र का सामना नहीं कर सकती। यति को सोच में डूबा देखकर कुसुम भी थोड़ी सी परेशान हो गई। क्या हुआ जीजी?
अब क्या सोचने लगी? कुसुम, मेरे पास अमरेंद्र से निपटने का तरीका है, लेकिन इसमें खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? कुसुम, हम लोग अमरेंद्र से निपट सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भैरव को बुलाना होगा और अमरेंद्र पर नजर भी रखनी होगी। दोनों काम एक साथ करना होगा। पर जिज्जी, इसमें खतरा क्या है? चलिए हम लोग पहले भैरव भैया को बुला लेते हैं और फिर अमरेंद्र का सामना करेंगे। और इस बीच अगर अमरेंद्र चला गया तो? याद है पिछली बार वो 1 घंटे से भी कम समय में गांव से चला गया था। कुसुम, मैं अमरेंद्र को कोई मौका नहीं देना चाहती। अगर उसे पता चल गया कि भैरव इस गांव में रहता है तो वो दोबारा कभी इस गांव में नहीं आएगा। और तो और वो ये बात जाकर। यति अपनी बात पूरी करते करते रुक गई। हालांकि कुसुम को यह सब कुछ थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन उसके सामने एक और परेशानी थी जिसके बारे में वो लगातार सोच रही थी। उसे यति की बात समझ में आ गई थी और वो ये सोचे जा रही थी कि आखिर दोनों काम एक साथ कैसे किए जाएं। वो काफी देर तक खुद में खोई रही और फिर अचानक वो अपने चेहरे पर सख्ती ले आई। चिची, आप जाइए और भैरव भैया को बुला लाइए। जब तक मैं अमरेंद्र पर नजर रखती हूँ। इस बार कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उसे किसी भी लड़की को गांव से ले जाने नहीं देंगे। पर कुसुम, वो तो तुम्हारे पीछे पड़ा है। यति के सवाल पर कुसुम ने शांत नजरों से यति की आंखों में देखा और फिर तुरंत ही घर से बाहर निकल गई। चिच्ची, जल्दी जाइए, भैरव भैया का गांव में रहना बहुत जरूरी है। यति कुसुम को रोकना चाहती थी, लेकिन कुसुम रुकी नहीं। कभी कभी कुछ लड़ाइयाँ कुर्बानियां मांगती हैं। अगर मुझे कुर्बानी देनी भी पड़ी तो मैं। बस, अब बहुत हुआ। अब ये मंडी का खेल खत्म होकर रहेगा। कुसुम की आंखों में डर के भाव साफ दिख रहे थे, लेकिन अब वो फैसला कर चुकी थी और वो इस फैसले से पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसने फिर से अपनी ओढ़नी से चेहरा ढक लिया और तेज कदमों से प्रधान के घर की तरफ जाने लगी। कुछ भी हो, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाली। ये प्रधान और अमरेंद्र जो सालों से गांव में खेल खेल रहे हैं, अब उसका अंत होकर रहेगा। कुसुम अमरेंद्र पर नजर रखने के लिए घर से निकल चुकी थी। वहीं ठीक दूसरी तरफ यति अभी भी स्तब्ध सी अपने घर में खड़ी थी। उसके चेहरे पर गंभीरता और चिंता के भाव थे। उसे अभी भी कुसुम की हिम्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। कुसुम जा चुकी है, अब मुझे भी जाना होगा। लेकिन आखिर मैं भैरव तक जाऊं कैसे? यति को याद था कि भैरव ने काम पर जाते हुए उसे बताया था कि आज वो राघव के साथ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि आज वो राघव के दोस्त माधव के खेत पर गया और माधव का वो खेत गांव से काफी दूर था। यति अपने पेट पर हाथ फेरती हुई ये सोच रही थी कि आखिर वो अपने हिस्से के इस काम को कैसे अंजाम दे। भैरव गांव के बाहर वाले खेतों पर काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं उन खेतों तक भैरव को अमरेंद्र के बारे में बताने के लिए चली भी जाऊं तो इस बात का भी खतरा है कि कहीं अमरेंद्र मुझे रास्ते में न देख ले। यति को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस काम को कैसे करेगी। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ उलझन के भाव भी थे। नहीं, मैं नहीं रुक सकती। और कुसुम को भेजने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपना भी ध्यान रखना होगा और अपने होने वाले बच्चे का भी। कुसुम की तरह यति ने भी फैसला कर लिया था। उसने अपने सिर पर मौजूद पल्लू से अपने चेहरे को ढक लिया और दरवाजा बंद करते हुए बाहर आ गई। यति धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ने लगी। इधर एक तरफ जहां यति और कुसुम अमरेंद्र को रोकने के लिए कमर कस चुके थे, वहीं ठीक दूसरी ओर प्रधान अमरेंद्र को लेकर मछुआरों की बस्ती की ओर बढ़ रहा था। अमरेंद्र बाबू, अगर कल रात तुमने हद से ज्यादा शराब नहीं पी होती तो अब तक मैं तुम्हें उस खूबसूरत लड़की को दिखा भी चुका होता। रात में पी हुई देसी शराब की वजह से अमरेंद्र को अभी भी अपने सिर में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। प्रधान जी, एक तो आपने मुझे घटिया शराब पिला दी, ऊपर से मुझे ही दोष दे रहे हैं कि मैं देर से सोकर उठा। अरे अमरेंद्र बाबू, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम जल्दी जाग जाते तो तुम्हारी आंखें उस हुस्न का दर्शन जल्दी कर लेती। हुस्न के दर्शन में कभी देरी नहीं होती प्रधान जी। वैसे प्रधान जी, हम लोग जिस हुस्न के दर्शन करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? सुषमा नाम है उसका।
प्रधान की बात सुनकर अमरेंद्र सोच में डूब गया। तभी प्रधान ने एक छोटे से घर के सामने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही अमरेंद्र तुरंत गाड़ी से उतर गया और तभी अचानक उसकी नजर जैसे ही घर के बाहर मछलियां काट रही एक लड़की पर पड़ी, वैसे ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे बाप रे, ये हुस्न है या हुस्न का खजाना? दरअसल मछलियां काट रही ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही सुषमा थी जिसे प्रधान अमरेंद्र को दिखाने के लिए लाया था। एक मछुआरे की बेटी होने के बावजूद सुषमा किसी हुस्न की परी से कम नहीं थी। उसका गोरा बदन धूप में ऐसे खिल रहा था जैसे रोशनी में हीरा चमक रहा हो। उसके तीखे नैन नक्श और उसके घुमावदार बदन का हर हिस्सा ऐसा था जिसे देखने वाला बस देखता ही रह जाए। प्रधान गौर से अमरेंद्र के चेहरे को देख रहा था और अमरेंद्र के चेहरे पर मौजूद भावों को देखकर उसके होठों पर भी एक शातिर मुस्कान आ गई। अमरेंद्र, यही है वो लड़की जो तुम्हारी मांग पूरी कर सकती है। हाँ प्रधान जी, सच में यही मेरी प्यास बुझा सकती है। मन तो कर रहा है कि अभी इसे दबोच लूं, लेकिन अफसोस इसे उन्हीं को जाकर सौंपना होगा। वैसे एक बात और बता दूं, कल रात की मेरी प्यास अभी तक नहीं बुझी है। वो भी बुझा देंगे अमरेंद्र। वैसे भी इसके माँ बाप इतने सीधे साधे हैं कि आसानी से तुम्हारी चाल में फंस जाएंगे। उन्हें बहलाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस तुम अपनी कलाकारी में कोई कमी मत रखना। आपने काम बहुत बढ़िया किया प्रधान जी। और रही बात मेरी कलाकारी की, तो चलिए इन्हें कुछ मीठे सपने दिखाते हैं। इतना कहते हुए प्रधान और अमरेंद्र घर के बाहर पहुंच गए। अरे श्याम मछुआरे, कहाँ हो भाई? आओ बाहर आ जाओ। देखो, तुम्हारे दरवाजे पर आज खुद कुबेर जी चल कर आए हैं। आओ भाई, बाहर आओ। प्रधान की आवाज लगाने पर ही कुछ ही पलों में सुषमा की मां दरवाजे पर आ गई। उसका चेहरा सादगी से भरा हुआ था, लेकिन प्रधान को अपने दरवाजे पर देखते ही उनकी आंखों में हल्की सी चिंता झलकने लगी। प्रधान जी, इस वक्त यहाँ कैसे? अरे सुषमा की माँ, घबराओ मत। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। ये अमरेंद्र बाबू हैं। इनके बेटे की सरकारी नौकरी है और जानते हो, ये अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी सुषमा से करवाना चाहते हैं। प्रधान की बात सुन सुषमा की मां के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव आ गए। उसे प्रधान की बातें एकदम सच लगी और वो प्रधान जी की चालाकी भरी बातों में फंसने लगी थी। सच में? और नहीं तो क्या, वैसे भी तुम्हारी बेटी तो है ही खुशनसीब। प्रधान और सुषमा की मां बात कर रहे थे कि तभी पीछे से सुषमा का पिता श्याम भी आ गया। प्रधान जी की बातें सुनकर उसकी आंखों में संकोच और कई सवाल आ गए थे। उसे प्रधान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। प्रधान जी, मालिक, आप सच बोल रहे हैं ना? श्याम की बात पर प्रधान कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही अमरेंद्र ने आगे आकर उसे अपने गले से लगा लिया। हाँ समधी जी, एकदम सच बोल रहे हैं। बोलिए, आप अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाने के लिए राजी हैं? सुषमा के माता पिता दोनों आश्चर्य में थे। उन्हें ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन प्रधान और अमरेंद्र की प्यार भरी बातें सुनकर धीरे धीरे उन्हें यकीन होने लगा था कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। अमरेंद्र की आंखों में शातिर मुस्कान आ गई और वो अपनी चाल को और पुख्ता करने के लिए झूठे वादे भी कर रहा था। देखिए समधी जी, हमारा बेटवा रेलवे में सरकारी नौकरी करता है, तो कभी वो इस शहर में काम करता है तो कभी उस शहर में। हम आपको अभी बता देते हैं कि आपकी बिटिया को हमारे बेटवा के साथ ही रहना होगा। दोनों मियाँ बीवी साथ ही रहेंगे। पर अमरेंद्र जी, हमारी जात, हम मछुआरे हैं। अरे श्याम जी, देखिए, हमारा जीवन सादा है और हम सादा ही जीना चाहते हैं। हमको कोई जात पात में विश्वास नहीं है और नहीं हमारा बिटवा मानता है। हमने आपसे कहा ना, हमारा बिटवा रेलवे में सरकारी नौकरी करता है और हमको सिर्फ एक अच्छी बहू चाहिए। हम लोग शादी के लिए कोई दहेज या तिलक भी नहीं लेंगे।
बल्कि मैं वादा करता हूं कि शादी में जो भी खर्चा आएगा वो भी हम ही करेंगे। मुझे आपकी बिटिया पसंद आ गई है और अब मैं उसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगा। अमरेंद्र अपनी बातों से शराफत दिखाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। उसके बोल इतने मीठे हो गए थे कि सुनने वालों को लगे जैसे कि वो कोई फरिश्ता हो। लेकिन इन सब के बाद भी सुषमा के पिता के चेहरे पर हल्की सी झिझक थी। वो चोरी से प्रधान को देखे जा रहा था। प्रधान जी, मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं क्या? श्याम की बात सुन अमरेंद्र के चेहरे पर हल्के डर के भाव आ गए थे। वो इस डर से भर गया कि कहीं उसके सारे किए धरे पर पानी ना फिर जाए। वो डर भरी नजरों से श्याम और प्रधान को एक ओर जाता हुआ देख रहा था। कहीं किए किराए पर पानी न फिर जाए। अमरेंद्र प्रधान और श्याम को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में इस बात का डर साफ दिख रहा था कि कहीं सुषमा उसके हाथ से न निकल जाए। इधर श्याम मछुआरा प्रधान को एक किनारे ले जाकर अमरेंद्र के बारे में ही बात कर रहा था। प्रधान जी, मैं इस अमरेंद्र को नहीं जानता, पर ये भरोसे के लायक तो है ना? भरोसे के लायक नहीं होता तो मैं इसे लेकर ही नहीं आता। तुम बिंदास होकर अपनी बिटिया की शादी कराओ इनके बेटे से। हाँ। प्रधान की विश्वास भरी बातें सुनकर श्याम के चेहरे पर भी विश्वास की लकीरें आ गईं और वो वापस अमरेंद्र के पास आ गया। श्याम के चेहरे पर हल्की राहत थी। उसकी आंखों में अपनी बेटी सुषमा के भविष्य को लेकर बेशक चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन प्रधान और अमरेंद्र दोनों की बातों की वजह से वो बहुत ही खुश नजर आ रहा था। अब वो उन दोनों पर भरोसा भी कर रहा था। उसने हिचकिचाते हुए अमरेंद्र की ओर देखा। अमरेंद्र जी, मैं अपनी सुषमा की शादी आपके बेटे से कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुषमा को सच में शहर ही रहना पड़ेगा। वो आज तक कभी भी गांव से बाहर नहीं गई। अमरेंद्र ने आगे बढ़ते हुए श्याम के कंधे पर इस तरह से हाथ रखा जैसे कि मानो श्याम की समस्या अब उसकी अपनी समस्या हो। हाँ समधी जी, शहर में ही रहना होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद उसका पूरा ध्यान रखूंगा। मेरा बेटा भी सुषमा के साथ ही रहेगा। वैसे अगर आप चाहें तो आप खुद भी हमारे साथ चल सकते हैं। आप भी वो जाकर देख लीजिएगा। अमरेंद्र ने श्याम का भरोसा जीतने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस में श्याम को भी अपने साथ ले चलने के लिए कह तो दिया था, लेकिन उसकी इस बात पर प्रधान के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। इधर सुषमा की मां और श्याम दोनों मुस्कुराते हुए अमरेंद्र की ओर देखने लगे। श्याम की आंखों में मौजूद परेशानी और उसकी चिंता धीरे धीरे कम हो रही थी। वहीं सुषमा की मां भी दौड़कर घर के अंदर आ गई और एक प्याली चाय लेकर अमरेंद्र के सामने आ गई। वो दोनों ही अमरेंद्र की बातें सुनकर हद से ज्यादा खुश हो गए थे। सुषमा की पापा, ये लीजिए, ये चाय होने वाले संधि जी को दे दीजिए और उनकी सारी बातें भी मान लीजिए। सुषमा की मां की बात पर श्याम ने हिचकिचाते हुए वो चाय का ग्लास अमरेंद्र की ओर बढ़ा दिया। अमरेंद्र जी, मुझे आपका ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन समधी जी, ये पहली बार है तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे। हम अपने होने वाले जमाई राजा को भी देख लेंगे और जमाई राजा भी मेरी बेटी सुषमा को देख लेंगे। श्याम के साथ चलने की बात सुनकर अमरेंद्र अंदर से तो थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ऐसे भाव बनाए रखे थे जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल समधी जी, 1 घंटे में सुषमा को दुल्हन बनाकर तैयार कर दीजिए। तब तक मैं और प्रधान जी आपके लिए मिठाई ले आते हैं। उसके बाद सुषमा के साथ साथ आप भी हमारे साथ चलिएगा। आप भी अपने होने वाले जमाई से मिल लीजिए, फिर आप शहर से वापस आ जाइएगा। अमरेंद्र ने भी अब तक श्याम की एक भी बात नहीं काटी थी, जिससे सुषमा की मां और श्याम दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो दोनों तेजी से अंदर गए और सुषमा को तैयार करने की तैयारी में जुट गए। इधर अमरेंद्र और प्रधान वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। प्रधान जी, जब तक हमारी दुल्हनिया तैयार हो रही है तब तक चलिए ना 2 ग्लास मीठा रस पी लिया जाए। ये साला श्याम मछुआरे के मानने पर इतना तो बनता है। प्रधान थोड़ा सा परेशान दिख रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बेचैनी की वजह से अब उसे भी शराब की तलब महसूस होने लगी थी।
इसीलिए उसने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की और गांव से बाहर की ओर जाने लगा। अमरेंद्र और प्रधान दोनों देसी शराब के अड्डे की तरफ निकल गए थे, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि यहां श्याम मछुआरे के घर से थोड़ी दूर पर कुसुम ये सब कुछ छुप कर देख रही थी। कुसुम अमरेंद्र पर नजर रखने के लिए उसके घर जा रही थी, लेकिन अमरेंद्र और प्रधान को श्याम मछुआरे के घर की तरफ आता देख वो भी इसी तरफ आ गई थी। कुसुम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अमरेंद्र और प्रधान गांव से किसी ना किसी लड़की को उठाने ही जा रहे हैं, और अभी उसने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा था उसके बाद उसका शक पूरी तरह से पुख्ता हो गया था। अमरेंद्र और प्रधान के खौफनाक इरादों को देखकर कुसुम की आंखों में चिंता और डर के भाव आ गए थे। ये दोनों श्याम मछुआरे की बेटी के पीछे पड़े हैं। मुझे इन्हें रोकना होगा। कुसुम को अमरेंद्र की मंशा का पूरा अंदाजा हो चुका था। वो अभी तक ये सब कुछ चुपचाप ही देख रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि अमरेंद्र और प्रधान सुषमा को अभी सिर्फ ले जाने की तैयारी ही कर रहे हैं, तब अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। अमरेंद्र और प्रधान साथ मिलकर सुषमा के परिवार को ऐसा धोखा दे रहे हैं जिसके बारे में बेचारा श्याम मछुआरा सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे कुछ भी करके इन्हें रोकना होगा, और मैं जानती हूँ कि ये कैसे किया जा सकता है। कुसुम के पास समय कम था, और अगर उसने समय रहते कुछ नहीं किया तो सुषमा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे इन दोनों को रोकना होगा। मुझे जल्दी से यति जीजी को ये सब बताना होगा। सुषमा को बचाना बहुत जरूरी है। अगर आज इसे नहीं बचाया गया तो कल अमरेंद्र फिर किसी लड़की को गांव से ले जाएगा। कुसुम धीरे धीरे श्याम मछुआरे के घर से दूर जाने लगी, और जैसे ही वो थोड़ी दूर पर पहुंची, तेज कदमों से वहां से भागने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ झलक रही थी। कुसुम यति की तलाश में जा रही थी, जबकि दूसरी ओर यति अपना चेहरा घूंघट से ढककर तेज कदमों से चल रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता चल रही थी, किसी भी तरह भैरव को अमरेंद्र की साजिश के बारे में बताना। मैं बेकार ही माधव के खेतों की तरफ गई। भैरव तो आज राघव के ही खेत पर काम कर रहा है। शायद इन वक्त पर राघव भैया ने भैरव को अपने खेत पर ही बुला लिया होगा। हे कृष्णा जी, मैं समय पर भैरव तक पहुंच पाऊंगी ना? हालांकि भैरव ने यति को यह बताया जरूर था कि वो माधव के खेत में जा रहा है, लेकिन आज भी वो राघव के ही खेत में था, जो कि पूरी तरह से यहां से उल्टी दिशा के दक्षिण में पड़ता था। भैरव को बताना जरूरी है। कुसुम अपनी जान पर खेलकर अमरेंद्र पर नजर रखने गई है। अगर अमरेंद्र ने कुछ कर दिया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना सोचती हुई यति ने अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू कर दिए। उसकी सांसें तेज हो रही थी, और वो तेजी से गांव के दक्षिणी इलाकों की तरफ बढ़ रही थी। यति भैरव को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी, जबकि दूसरी ओर अमरेंद्र और प्रधान देसी शराब पीने के लिए उसी रास्ते में आ रहे थे। अमरेंद्र गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। वो इस बात पर बहुत खुश था कि आज उसे सुषमा मिल जाएगी, पर तभी अचानक उसकी नजर जैसे ही यति पर पड़ी, वैसे ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और लालच नजर आने लगा। हालांकि यति घूंघट में थी, लेकिन यति के कसावट से भरे शरीर को देखकर अमरेंद्र की आंखों में एक शरारती चमक आ गई थी, और उसने अचानक ही गाड़ी रोक दी। यति भी अचानक से सामने रुकी गाड़ी को देखकर चौंक गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, और वो ये सोचकर ही कांपने लगी थी कि कहीं अमरेंद्र ने उसे पहचान तो नहीं लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहीं अमरेंद्र ने मुझे देख तो नहीं लिया? अब मेरा क्या होगा? मैं भैरव को कुछ बता भी नहीं पाई। यति कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो एक बहुत ही अजीब सी मुसीबत में फंस चुकी थी, जबकि वहीं दूसरी ओर यति के खूबसूरत शरीर को देखते हुए अमरेंद्र ने तुरंत ही गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतर आया। क्या बात है, एक से बढ़कर एक कमसिन हसीनाएं मौजूद हैं इस गांव में। यति अपने सामने अमरेंद्र को देखकर बुरी तरह से शॉक्ड रह गई थी, जबकि अमरेंद्र गाड़ी से उतरने के साथ ही यति को ऊपर से नीचे की तरफ गौर से देखने लगा। उसकी नजरें यति के सीने पर काफी देर तक जमी रहीं।
फिर जब उसने यति के घूंघट से ढके चेहरे की ओर देखा तो अचानक उसने अजीब सा मुंह बना लिया। क्या प्रधान जी, आप अभी भी अपने गांव में इस रूढ़िवादी परंपरा को चला रहे हैं? जानते हैं औरतों का घूंघट करना कितना गलत होता है? प्रधान जी, क्या हमें इस हुस्न की मल्लिका का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा? यति जानती थी कि अमरेंद्र एक बहुत ही बुरा इंसान है, लेकिन उसे यह भी पता था कि रिश्तों में अमरेंद्र उसका बाप भी लगता है। लेकिन जब उसने अमरेंद्र के मुंह से खुद के लिए इस तरह की गंदी बातें सुनी तो अचानक उसका चेहरा नफरत से भर गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। अमरेंद्र की बात सुनते ही प्रधान के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। वो समझ गया था कि अमरेंद्र किस ओर इशारा कर रहा है। वो अमरेंद्र की ओर इशारा करते हुए यति के करीब आ गया। यति को अकेला देखकर प्रधान की आंखों में भी शरारत और तिरस्कार के भाव साफ नजर आने लगे थे। अरे ओ चम्मक छल्लो, किसकी बहुरिया है रे तू? इतना भाव काहे खा रही है अपना चेहरा दिखाने में? हाँ, जरा दिखा तो सही, आखिर इस घूंघट के पीछे तू कौन सा चांद छुपा रही है? अमरेंद्र और प्रधान को अपने इतना करीब देखकर यति की सांसें तेज हो गई थी। उसे अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होने लगा कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। उसके दिल में डर और घबराहट तेजी से गहराती जा रही थी और वो धीरे धीरे डरती हुई पीछे हटने लगी। प्रधान जी, मुझे जाने दीजिए, मेरा पति पीछे आ रहा है। यति झूठ बोलकर प्रधान और अमरेंद्र से बचना चाहती थी, लेकिन वो दोनों इतनी आसानी से यति को जाने देने वाले नहीं थे। पति आ रहा है तो पति के सामने ही तेरा चेहरा देख लेंगे बहुरिया। देखना, तेरा पति हमरे पास आते ही हमरे पांव छूकर हमें प्रणाम ना करे तो हमरा नाम बदल देना। प्रधान के ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर यति सहम कर रह गई। वो समझ चुकी थी कि प्रधान उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, लेकिन वो इस बात को भी जानती थी कि अगर उसने प्रधान के सामने अपना घूंघट उठा लिया तो उसकी पहचान खुल जाएगी। उसे यहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। हे कृष्णा जी, जिसका डर था वही हुआ। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अपना घूंघट उठाया तो अमरेंद्र मुझे पहचान लेगा। उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में सोचकर ही डर लग रहा है। नहीं भगवान जी, कुछ करो, मुझे बचाओ यहाँ से। यति बेचैनी से अपने मन में प्रार्थना करती हुई लगातार पीछे हट रही थी, जबकि उसे इस तरह से बेचैन देखकर प्रधान और अमरेंद्र का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। वो दोनों यति को अब अपना आसान शिकार समझने लगे थे। अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा था कि अब वे यति के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यति को डर से पीछे जाते देख प्रधान तेज कदमों से अचानक उसके पास आ गया। अरे पीछे कहाँ जा रही है? चुपचाप से खड़ी रहे एक जगह। हाँ चल रुक और बता तो, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? चल हट, घूंघट हटा। सुन रही है कि नहीं? चेहरा क्यों छुपा रखा है तूने? किसकी बहुरिया है तू? चल दिखा अपना चेहरा। प्रधान की कड़क आवाज ने यति की सांसें तेज कर दी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर और चिंता थी। अंदर ही अंदर वो इस बात को लेकर हार मानने लगी थी कि अब शायद ही वो अमरेंद्र को रोक पाएगी। यति को अब बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी प्रधान ने अपना हाथ बढ़ाकर यति का घूंघट पकड़ लिया। कोई बात नहीं बहुरिया, तू अपना घूंघट नहीं हटा पा रही है तो मैं ही हटा देता हूँ। इतना कहते हुए प्रधान बस यति के घूंघट को हटाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक यति एक कदम पीछे हटी और तेजी से दौड़ती हुई भागने लगी। उसके अचानक इस तरह से भागने से प्रधान और अमरेंद्र दोनों चौंक गए। अमरेंद्र तो शक भरी नजरों से यति को भागते ही देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर मौजूद हल्की मुस्कान अब गंभीरता में बदलने लगी थी। प्रधान जी, कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ चेहरा देखने की बात पर इस तरह भागना, लगता है ये औरत कुछ छुपा रही है। हमें इसका पता लगाना होगा। प्रधान भी यति को भागते हुए देख रहा था। उसका भरा पूरा शरीर देखकर उसके मन में भी ये लालच घर करने लगा था कि एक ना एक बार तो उसे उस औरत का चेहरा देखना ही चाहिए।
इसीलिए अमरेंद्र की शक भरी बातों पर अब वो भी सहमति में सिर हिलाने लगा था। अमरेंद्र बाबू, मैंने भी आज तक अपने गांव में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी। सोचो, जो बिना चेहरा दिखाए भी इतनी खूबसूरत लगती है, वो उस तरह से कितनी खूबसूरत होगी। चलो मैं पता लगाता हूँ कि आखिर ये किसकी बहुरिया है। हाँ। इतना कहते हुए प्रधान तुरंत ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसके पीछे पीछे अमरेंद्र भी गाड़ी में आ बैठा और उन दोनों ने तुरंत ही यति के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। और रुक जा मेरी जान, अभी रुक जाएगी तो सिर्फ चेहरा देखेंगे और नहीं रुकी तो समझ ले। अमरेंद्र और प्रधान तेजी से यति के करीब आ रहे थे। वहीं यति ने जब अमरेंद्र की ऊंची आवाज सुनी तो वो और तेजी से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन पेड़ से होने की वजह से वो चाहकर भी दौड़ नहीं पा रही थी। भैरव सही कहता था, हमें इस गांव को छोड़कर चले जाना चाहिए था। यति को सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की भी जान खतरे में नजर आ रही थी। शायद इसी वजह से उसे अब गांव में रुकने के अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। वो चाहकर भी तेजी से भाग नहीं पा रही थी। वहीं अमरेंद्र और प्रधान अब उसके काफी करीब आ गए थे। उन दोनों ने यति के आगे गाड़ी एकदम से रोक दी और झटके से गाड़ी से उतरकर यति के सामने आ खड़े हुए। बस बहुत भाग ली मेरी मल्लिका, अब यहाँ से भागना बेकार है। हाँ जा अमरेंद्र जा, तू ही लड़कियों के घूंघट उतारने में माहिर है। अमरेंद्र की घूरती नजरें और प्रधान के धमकी भरे सवालों ने यति को पूरी तरह से लाचार बना दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर अब इस हालत से कैसे निकले। उसके पैर कांप रहे थे और दिल में सिर्फ एक ही डर था कि अगर उसका घूंघट हट गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये लोग सब कुछ तबाह कर देंगे। कैसे बचूं मैं इन लोगों से? यति को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वहीं अमरेंद्र एकदम उसके पास आ गया। यति के घूंघट को छूते ही वो अब उस घूंघट को हटाने ही वाला था कि तभी अचानक कुसुम वहां आ पहुंची और अमरेंद्र को धक्का देते हुई उसे यति से दूर करने लगी। कल तो मैं तुमसे डरकर भाग गई थी, लेकिन अगर आज तुमने अपनी औकात से बढ़कर कुछ भी किया ना, तो यहीं अपने घास कटवा हंसुए से तुम्हारा गला काट कर फेंक दूंगी। शाम मछुआरे के घर के पास से निकलने के बाद कुसुम, जो यति की खोज में ही थी, पैदल होने की वजह से वो काफी देर से वहां पहुंची थी। लेकिन जब उसने देखा कि यति अमरेंद्र और प्रधान के बीच घिरी हुई है, तो गुस्से में वो घास काटने वाला हथियार लेकर उन दोनों के सामने आ गई। इधर कुसुम को अपने सामने देखकर अमरेंद्र के चेहरे पर मौजूद हवस के भाव और भी ज्यादा बढ़ गए थे।